हम बात कर रहे थे बेटा किसकी। हम बात कर रहे थे ILS की सूटेबिलिटी की। हमने डेफिनेशन कर ली थी, अब हम सूटेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो ये सूटेबल कहाँ कहाँ पर होगा, इसको अगर हम सूटेबल की बात करना चाहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर सूटेबल होगा। व्हेन, जैसे पहला पॉइंट है व्हेन कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख लेना, ठीक है। व्हेन कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मतलब बताइए इसका मेरे को। आप मैं पूछती हूँ तो थोड़ा सा तो बताना होता है ना, ठीक है। मैं बताती हूँ, किसी के ऊपर जैसे नज़र रखनी है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कंटिन्यूअस नज़र रखेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उसके आप थोड़ी देर के लिए देखा और फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो जहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आता है बेटा लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे एक ही बंदे के बहुत सारे बंदे अपॉइंट होते हैं, तो ये लार्ज एरिया को कर सकता है। और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसमें क्या लिखा है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब इसमें एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका सिंपल और सिंपल एक फंडा है कि यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ये कॉन्टीन्यूअस कहीं पर भी नहीं होगा, वो आपको सिर्फ ILS में मिलेगा बेटा। नेक्स्ट अगर हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है इसका, तो ये सबसे पहली बात है इकोनॉमिकल है। आप खुद नहीं जा रहे हो, आपका बहुत सारा पैसा बच रहा है, आपने लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। वाइड कवरेज, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि वाइड कवरेज है ये, ठीक है। और कॉन्टीन्यूटी, इसका सबसे बड़ा मेरिट ही कॉन्टीन्यूअस डाटा है, आपको जो इसी में मिलता है। मैंने बार बार बता रही हूँ और कहीं नहीं मिलता। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्टीन्यूटी किस वाले इन्वेस्टिगेशन में होती है, तो आपको आंख बंद करके लिख देना है ILS, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, ठीक है। इसके अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स में क्या क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, डीमेरिट्स ओरिजिनल नहीं होता। दूसरा बंदा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या नहीं दे रहा है हमें नहीं पता चलता है। एक्यूरेट लेस होता है, मतलब कम एक्यूरेट होता है। डिले इन कलेक्शन, डिले इन कलेक्शन मतलब काफ़ी समय लगता है, क्योंकि पहले कुछ वो जो अपॉइंट किए हुए होते हैं वो लोग टाइम लगाते हैं, फिर वो हम तक पहुंचाएंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें डिले इन कलेक्शन, मतलब टाइम लगता है कलेक्शन करने में। और टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग कैसे होता है कि एक बंदे के ऊपर ही सारा प्रेशर नहीं हो रहा, वो अपना प्रेशर कुछ बंदों को बांट देता है, वो शायद आगे बढ़ा देते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये हमने पढ़े थे ILS के। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट बचता है वो बचता है बेटा IQS, मतलब इन्वेस्टिगेशन थ्रू या फ्रॉम क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बेटा वो है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली जो वीडियो थी बेटा उसमें आपको 4 मेथड्स बताए थे कि कलेक्शन करने के, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। एक बार हम वो फिर से देख लेते हैं। दैट इज़ DPI, IOI, ILS और IQS, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, IOI इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ILS इंफॉर्मेशन थ्रू या फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज, और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल, ठीक है। अब हम इन चारों को एक एक करके, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, आफ्टर दैट उनकी सूटेबिलिटी, आफ्टर दैट मेरिट्स, आफ्टर दैट डीमेरिट्स, ठीक है। हम इस वीडियो में आज इन चारों को कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़े समझने वाले हैं, समझिएगा तो बहुत इजीली अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया, इकोनॉमिक्स को अगर आप जितना थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखेंगे ना, उससे बेस्ट आइडिया इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। एक बार ये ट्राई करके देखिएगा बेटा घर पर, ठीक है। जैसे कि अब हम आ जाते हैं, फटाफट से इसको कवर करते हैं। दैट इज़ DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द डाटा इज़ पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा डाटा जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो सूचना एकत्र करता है, और इन्फॉर्मेंट कौन होता है, जिसको सूचना देनी है। यानी कि सूचना एकत्र करने वाला सूचना प्राप्त करने वाले से डायरेक्ट
पर्सनली जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब फिर मैंने बोला था कि हम उसके बाद में क्या क्या करते रहेंगे, सूटेबिलिटी। इन हिंदी सूटेबिलिटी को उपयुक्तता कहते हैं। मतलब ये जो होता है हमारा, ये कहाँ कहाँ पर जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये कहाँ कहाँ पर उपयुक्त होती है। तो सबसे पहला जो लिखा है स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब बेटा ये बहुत बड़े एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको पर्सनली नहीं कर सकते हो। एक बहुत बड़ा अगर आपको दे दिया जाए तो पर्सनली आप एक एक घर में जाओगे, एक एक काम करोगे, तो आई थिंक ये बहुत बड़े एरिया में ठीक नहीं होती। इसके लिए स्मॉल फील्ड ही होना है। ठीक है, ओरिजिनलिटी जहाँ चाहिए होती है वहाँ ये होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो खुद जाकर सूचना एकत्र करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल होगी। ठीक है, सीक्रेसी सीक्रेट से बना है सीक्रेसी। ठीक है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, सीक्रेट रखनी है, तो डीपीआई बेस्ट है। डीपीआई मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेस्ट है। अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट डाटा चाहिए, तो भी डीपीआई बेस्ट है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा को कलेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट मीन्स गुण और डीमेरिट्स मीन्स अवगुण। मतलब इसके क्या क्या अच्छे काम होते हैं और क्या क्या बुरे काम होते हैं। हर किसी के होते हैं ना मेरिट्स और डीमेरिट्स। सेम ऐसे हमारा डीपीआई में भी है, आईओआई में भी है, आईएलएस में भी है, आईक्यूएस में भी है। तो हम अब इसके करते हैं बेटा मेरिट्स। ठीक है, अब मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला मेरिट आता है इसमें ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है। ओरिजिनल मतलब बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही होता है, ट्रस्ट वर्दी मतलब आप विश्वास करने लायक होता है, और इलास्टिक होता है। आई थिंक ये तीनों के आप मीनिंग जानते होगे। इकोनॉमिक्स का एक वर्ड आता है इलास्टिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोचदार। तो इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि आप अपने ही हिसाब से, अपने ही अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपको अपने हिसाब से इसमें जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है वो आप कर सकते हो। तो ये इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। आपका अगर मन है आज कर लो, अगर मन नहीं है आज ये इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है तो मत करो। ठीक है, तो ये इलास्टिक लोचदार होता है, आपके जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये हमने पढ़े इसके मेरिट्स। नाउ अब हम इसके पढ़ेंगे डीमेरिट्स। ठीक है, इसके डीमेरिट्स क्या क्या है बेटा? डीमेरिट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो पहले हमने पढ़ा है स्मॉल फील्ड है वो मेरिट है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड। देखो बोला था ना कि स्मॉल एरिया में डीपीआई चलता है, मैंने उसके जो मेरिट्स थे उसमें बताया था। तो अगर एक बहुत बड़ा एरिया है या आपको बहुत दूर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर बार बार इन्वेस्टिगेटर नहीं पहुँच सकता। तो ये स्मॉल एरिया कवर्ड होता है, लार्ज एरिया कवर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है बताओ? पर्सनल बायसनेस का मतलब होता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है उसके प्रति, उसके माइंड में, यानी कि इन्वेस्टिगेटर के माइंड में उसके प्रति जिससे उसको सूचना लेनी है कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हो सकता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन करे या उसका गलत डाटा रिकॉर्ड कर ले। सो देयर आर बहुत सारे चांसेस होते हैं ऑफ पर्सनल बायसनेस। अगर इन्वेस्टिगेटर में इन्फॉर्मेंट के टुवर्ड्स कोई नेगेटिव एटीट्यूड है तो और पर्सनल बायसनेस हमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली में क्या होता है? कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि उसमें टाइम लगते हैं, एफर्ट्स लगता है, आने जाने का खर्चा लगता है। तो अगर देखा जाए तो ये हर चीज़ में कॉस्टली है, मनी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ये कॉस्टली पड़ता है। क्यों? खुद आना है, खुद जाना है, आने जाने का खर्चा है। चाहे आप बाइक से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, ऑटो से जाओ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है खर्चा लगेगा। और आपको 10 घर अपने आप से कवर करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आने जाने में खर्चा लगना, आपका टाइम लगना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हर चीज़ में ये कॉस्टली होता है। यहाँ हमारा फिनिश होता है DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाउ अब हम सेकेंड पॉइंट करेंगे जो हमने मेथड बताया था, दैट इज़ IOI। ठीक है, क्या है वो?
ओ आई। इसमें जैसे कि आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी, ये आपको शायद पूरी ठीक से नहीं दिखेगी, तो वो मैं नेक्स्ट वाले पेज पर आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आई ओ आई होता क्या है। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो यहाँ हम बात करते हैं बेटा आई ओ आई की। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आई ओ आई की, यहाँ आपको एक डेफिनेशन नहीं दिख रही है, लेकिन मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ कि आई ओ आई क्या होता है। आई ओ आई होता है बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी। अब देखो आई ओ आई में होता क्या है। आई ओ आई में होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्फॉर्मेंट से खुद इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, किसी और से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। समझ रहे हो? एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप कहीं रोड पर जा रहे हो, आप जा रहे हो तो आपने देखा कि वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई है, वहाँ जाके आपने पूछा कि व्हाट हैपन, वहाँ पता चला कि एक एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको वहाँ सूचना एकत्र करनी है कि क्या हुआ। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा आप उससे तो पूछोगे नहीं कि भाई कब हुआ, कैसे लगी। हो सकता है वो उस कंडीशन में ना हो कि आप कोई सारी बातों का जवाब दे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उस टाइम जिस टाइम आप गए हो वहाँ सिर्फ भीड़ लगी हुई हो, जिसका एक्सीडेंट हुआ हो वो हॉस्पिटल उसको ले गए हो बैंडेज वगैरह के लिए। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? ठीक है, तो उस टाइम उस कंडीशन में उससे तो नहीं होगा मुझे आंसर दे सके, तो मैं क्या देखूंगी कि उस समय जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसके साथ कौन कौन था। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो क्या लिखा इसमें डेफिनेशन आप देखोगे जो पेज पर, अंडर दिस द इंफॉर्मेशन इज ओब्टेन ओरली फ्रॉम अदर पर्सन, दूसरे लोगों से ली जाती है जिनसे हमें एक्सेप्टेड होता है कि हाँ इसके पास आंसर हो सकता है। राइट, नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे सुटेबिलिटी। अगर हम सुटेबिलिटी की इसकी बात करेंगे आईओआई की, तो सिर्फ एक ही होती है लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पर चाहिए अगर आपको किसी दूसरे एरिया की भी कवरेज करनी है तो वहाँ आप किसी और से भी पता कर सकते हैं, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बात समझ रहे हो? लार्ज एरिया भी इससे कवर हो जाता है। पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक अकेला बंदा कहाँ कहाँ पर जाएगा, लेकिन इसमें लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर हो जाता है। अब देखते हैं बेटा आगे इसके मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स में इसके 4 आते हैं। जैसे फर्स्ट है जो अगर मैं बात करूं जो डीपीआई के डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स हो जाएंगी, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। जैसे फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होती। ठीक है, जैसे उसमें पर्सनल बायसनेस थी, ये फ्री होते हैं पर्सनल बायसनेस। और होता क्या है वो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझा दिया है। कवर वाइड एरिया, ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े एरिया को ये कवर्ड कर लेते हैं। तीसरा लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव मतलब इसमें बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा एफर्ट बचता है, बहुत सारा पैसा बचता है। आपके आने जाने का सिर्फ एक कॉल करके ही पता कर लो कि इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सिंपल। ठीक है, एक लास्ट है उसके बाद पॉइंट सिंपल, ऑब्वियस सी बात है सिंपल है। ठीक है, अब जितनी भी आपको ये जो हेडिंग्स दी गई है ना, इनके अगर आप 2-2 लाइन भी अपने हिसाब से लिख दोगे तो बहुत अच्छा वो बन जाएगा। लास्ट इसका जो आईओआई का आता है हमारा डीमेरिट। डीमेरिट में सबसे पहला पॉइंट है बेटा लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है पर्सनली खुद कलेक्ट नहीं हो रहा, कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हो सकता है वो सही हो या गलत हो, उसका पूरा तो नहीं किया जा सकता ना कि 100% सही है, तो वो लेस एक्यूरेसी होती है। फिर नॉट ट्रस्टवर्दी, ऑब्वियस सी बात है जब एक्यूरेट नहीं होगा तो विश्वास करने लायक भी नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल तो सिर्फ पर्सनल वाला ही होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इन्फॉर्मेंट से सूचना प्राप्त करता है। और डाउटफुल कंक्लूजन, डाउटफुल कंक्लूजन निकलते हैं इसमें, मतलब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। आई थिंक आपको ये आई ओ आई जो हमारा पॉइंट्स था, ये वाला आई ओ आई ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो थर्ड आता है आई एल एस। ठीक है, आई एल एस की अगर हम बात करें बेटा, ILS की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ठीक है, इसको ये हटा के ये सोर्सेज है। ठीक है, फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो होता है एक तरीके से, वो नहीं होता एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना।
ठीक है, एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना या जांच करना या एक तरीके से नज़र रखना। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस के हर एरिया में कुछ लोग होते हैं बेटा जो पूरी नज़र बनाकर रखते हैं। अगर पुलिस को कोई जानकारी चाहिए तो वो डायरेक्टली उन्हें पकड़ेंगे, बोलेंगे कि हाँ बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है, या फिर अगर किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके पीछे 4-5 और पुलिस वाले लगा देते हैं जो नॉर्मल ड्रेस में घूमते रहते हैं, पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि वो हैं कौन। तो इसकी डेफिनेशन जैसे लिखी है, इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट्स, ठीक है, लोकल पर्सन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड द डाटा टू डैम। ठीक है, मतलब अपने लोकल से आदमी पकड़ लेते हैं वो और उनसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, ILS की सूटेबिलिटी। आफ्टर दैट सूटेबिलिटी के बाद इसके मेरिट्स। आफ्टर जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा IQS, और ये हमारा लास्ट मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। ठीक है, ये वाली ये लास्ट होता है। क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल बेसिकली होते क्या हैं, देखो चाहे क्वेश्चनियर हो या शेड्यूल हो, दोनों ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये एक तरीके का ना फीडबैक होता है बेटा, जिसमें कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक मेथड है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरा एक क्वेश्चन पेपर टाइप होता है जो भेजा जाता है किसको, इन्फॉर्मेंट को, मतलब जिससे सूचना लेनी है। ठीक है, जिससे जानकारी चाहिए और जो इसको फिलअप करके हमें वापस कर देता है। तो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, दैट इज मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटेड मेथड। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटेड मेथड की हम बात करेंगे। अब आप कहोगे कि क्वेश्चनियर, शेड्यूल और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चनियर में और शेड्यूल में पहले यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। तो बेटा इसमें डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चनियर क्या होता है, जो सिर्फ भेज दिए जाते हैं इन्फॉर्मेंट को, वो खुद भरता है। जैसे सपोज़ मैंने आपको एक मेल कर दी, एक लेटर, और आपको कहा कि आप भर कर दे दो, तो ये हो गया क्वेश्चनियर। ठीक है, मैंने आपको मेल कर दिया और जो सूचना देने वाला है वो अपने आप इसको फिल करेगा और लेटर को वापस कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक होता है कि मैं आपके पास वो लेटर खुद लेकर गई जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपसे बोली क्वेश्चन नंबर 1 आपका नाम क्या है, मैंने फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एज क्या है, आपने बताई, मैंने फिल कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 आप मैरिड हो अनमैरिड, आपने बताया, मैंने फिल कर दिया। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं खुद भर रही हूँ, तो ये हो गया बेटा एन्यूमरेटेड मेथड। ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन फिल करता है, दैट इज़ एन्यूमरेटेड मेथड। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा शेड्यूल और एन्यूमरेटर या क्वेश्चनियर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 2 मेथड्स का होता है, दैट इज़ मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड समझ आ गया, मेलिंग मतलब हमने मेल कर दी और वो आ गया। अब ये क्या करता है, ये लार्ज एरिया कवर्ड करता है। ठीक है, मतलब लार्ज एरिया कवर करता है, क्यों कि मेल कर दो, बैठे बैठे हमने एक मेल की और जहाँ पर भी पहुँचनी है, फॉर एग्जांपल हमें बिहार में किसी के थ्रू चाहिए तो वो बिहार मतलब मेल कर दिया और वो अपने आप फिलअप करके भेज देगा। और ये कहाँ पर इसकी जो सूटेबिलिटी होती है बेटा, कहाँ पर लोग कर सकते हैं इसको, अगर वो लोग एजुकेटेड हैं तो वो लोग इसको कर सकते हैं, और एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इसको नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं यहाँ करूँगी एन्यूमरेटेड मेथड में, तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि मुझे कुछ, अगर मैं उसके पास जा रही हूँ, कुछ डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो हमें कुछ एक अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट इसीलिए तो हम अपना टाइम लेकर वहाँ पर जा रहे हैं ना, तो इसमें एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे बेटा, इसके मेलिंग के मेरिट्स की, हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं, मेलिंग के मेरिट्स की और इसके भी मेरिट की। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ, तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिकल होती है, मतलब टाइम बचता है, पैसा बचता है, एफर्ट बचता है, तो इकोनॉमिकल है, और ओरिजिनल भी है। जो अगर अपनी इन्फॉर्मेशन खुद भर के देगा वो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल ही होगी। ये वाइड कवरेज और एक्यूरेसी, वाइड कवरेज ये नहीं इसको बोल सकते, इसको लार्ज मतलब नहीं कह सकते, क्योंकि हमें खुद जाकर करना है, नॉट वाइड कवरेज होगा यहाँ पर, नॉट वाइड कवरेज। और एक्यूरेसी लेकिन हाँ 100% सही होगा, क्योंकि हम खुद वो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं बेटा, ये वाले अगर हम डीमेरिट्स की इसकी बात करते हैं, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हमें क्या पढ़ना, मेल कोई चेक कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ
फ्लेक्सिबिलिटी होता है और लिमिटेड यूज़, मतलब जो पढ़े लिखे होंगे वो ही मेल वगैरह चेक कर पाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ हैं, ठीक है, बेचारों को पढ़ना नहीं आता, वो मेल चेक क्यों करेंगे। इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव है और मोर टाइम लगता है। एक्सपेंसिव क्यों है, महंगी है, मेरे को जाना है, पैसा खर्च करके जाऊँगी, वहाँ पर अपना टाइम खर्च करूँगी, अपने एफर्ट्स भी लगाऊँगी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब ये हमने 4 पढ़ लिए बेटा, DPI, IOI, ILS और IQS, चारों के हमने सूटेबिलिटी पढ़ ली, चारों के हमने मेरिट्स पढ़ लिए, चारों के हमने डीमेरिट्स पढ़ लिए। अब एक गुड क्वेश्चन, मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चनेयर आया था ना, एक वर्ड है क्वेश्चनेयर, एक ऐसा आ जाता है कि एक गुड क्वेश्चनेयर क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगी और इसमें 1 बाय 1 हम इसका जल्दी से इसकी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जैसे कि गुड क्वेश्चन क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है गुड क्वेश्चन की, एक तो लिमिटेड नंबर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जैसे 4 ऑप्शन हो गए, आपको उनमें से फिल करना है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर किसी की समझ में आ जाए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे नेम आएगा, फिर दूसरे पर एज आएगी, तो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि पहले एज लिख दिया, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चन, किसी के पर्सनल क्वेश्चन पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, आपको उसके नीचे या ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होनी चाहिए, जिसको जो सूचना इन्फॉर्मेंट है, जो सूचना देने वाला है, वो अच्छे से उसको पढ़े और आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपको ना जिससे आप सूचना एकत्र कर रहे हो उसको प्रॉपर वो बताओ कि आप ये सूचना क्यों एकत्र की जा रही है, ठीक है, कि आप वो सूचना एकत्र कर क्यों रहे हो, आपका मतलब मकसद क्या है उस सूचना को एकत्र करने का। और लास्ट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ये मेलिंग मेथड की मैं बात कर रही हूँ कि लास्ट में जब मेल करते हो तो आप एक रिक्वेस्ट भी डाल देनी चाहिए कि हाँ ये आप इसको जल्द से जल्द फिल करने की और हमें वापस भेजने की कृपा करें, आपकी इतनी कृपा होगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है गुड क्वेश्चन। अब हमारे इसमें लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक बचा, ये हमने प्राइमरी डाटा का किया था ना, सेकेंडरी डाटा को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ बेटा, जैसे हमने प्राइमरी डाटा का हमने वो 4 मेथड्स किए, तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा वो पिक में आया नहीं है, सॉरी वो पिक में आ नहीं पाया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको लिख देती हूँ कि कलेक्शन ऑफ, यहाँ आप खुद लिखोगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। ये सेकेंडरी डाटा के 2 पार्ट्स में इसको वो किया गया है बेटा, दैट इज़ पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। मतलब ये छोटा सा टॉपिक आता है, ज़्यादा नहीं आता है, बस ये पूछ लिया जाता है कि पब्लिश्ड जो स्रोत होते हैं, प्रकाशित स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से होते हैं, या फिर सेकेंडरी डाटा को एकत्र करने की विधियाँ क्या क्या हैं, तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। इसमें जैसे पिक भी बेटा थोड़ी सी आ नहीं पाई है, जैसे पहले होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ठीक है, जैसे कोई आप सिर्फ इनको ना याद रखोगे, पब्लिश्ड को है कि पब्लिश्ड में क्या क्या आता है और अनपब्लिश्ड में क्या क्या आता है, ये आपको ना पूरा इनको प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमारे कोर्स में इतना ही कवर करते हैं। तो पब्लिश्ड में क्या क्या आएगा बेटा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गए, ठीक है। ये पिक थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई है, ये ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग एसोसिएशन है, और ये पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, और ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। ये 5 चीज़ आती हैं पब्लिश्ड में। और अगर यहाँ की हम बात करते हैं, अनपब्लिश्ड की बात करते हैं बेटा, तो अनपब्लिश्ड में 2 ही चीज़ें आती हैं, वो कौन सी होती है, सेंसस जो जनगणना की विधि होती है, और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मोस्टली फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये आपको क्लियर करनी है। इसमें ज़्यादा नहीं आता, सेकेंडरी का सिर्फ कि पब्लिश्ड होता है, अनपब्लिश्ड होता है, पब्लिश्ड में ये 5 पॉइंट्स आते हैं और अनपब्लिश्ड में ये 2 पॉइंट्स आते हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में पहली वीडियो में और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जब भी क्लास लेंगे, हमारी जो क्लास होगी कल, तो आपका लिंक वाली क्लास आएगी सर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, तो जो सर की लिंक आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर आगे होगा। वो माइक्रो का भी हो सकता है, वो स्टैट्स का भी हो सकता है, जो भी उस लिंक में डिस्कस होगा वो हम चैप्टर हमारी फ्राइडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बेटा? टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।